आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है वीरगाथा काल के नाम से। ओके, महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेव के वर्मा की रचना है नीरजा। ठीक है। उसके बाद साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। ओके। इसके बाद कामिनी के लेखक कौन है? कामिनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ओके। गोदान किसकी रचना है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है। गबन किसके के उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। जिसने ये क्वेश्चन कर लिए, ये समझो उनका उसका उन बच्चों का हिंदी का पेपर बिल्कुल सॉलिड होगा, एकदम मस्त होगा। 18 फरवरी को। ओके। ये शेर है, मेहनत की रोशनी से रास्ता आसान होगा, हिंदी का हर प्रश्न अब तुम्हारे नाम होगा। ओके। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं अब हम। ठीक है। देखिए, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं वो कौन है? ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और 4 ऑप्शन में से जो ये वाला ऑप्शन है आपका, ये बिल्कुल सही ऑप्शन, सही करेक्ट आंसर है। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है बच्चों के साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत किस युग की रचना है? तो यह है बच्चों छायावाद युग की। कौन से युग की? छायावाद युग की। साकेत किस युग की रचना है? छायावाद युग की। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो को स्पीड बढ़ा कर देख लेना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी शुक्ल युग के लेखक नहीं है। बाकी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और द्विवेदी, ये सब क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? तो इसमें है इंदुमती। साथ साथ आंसर भी लिखा है, फटाफट से कर लेंगे। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां। इनमें से गद्य की विधा नहीं है। गद्य की विधा इनमें से कौन सी नहीं है? निबंध नहीं है, कहानी नहीं है, कविता नहीं है, या फिर नीचे ऑप्शन नंबर 4 है उपन्यास नहीं है। तो इनमें से कौन सी नहीं है? कविता नहीं है। गद्य की विधा कौन सी नहीं है? ठीक है, वो कविता नहीं है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? ठीक है, वो हैं शुक्ल युग के लेखक। ठीक है, याद रखोगे। चलिए, अमीर खुसरो की रचना इनमें से कौन सी है? पहेली है, साकेत है, कामिनी है, मधुशाला है। ठीक है, तो अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? पहेली। साथ साथ आंसर भी है नीचे, देख लेना आप, ताकि जल्दी से आपका ये हो जाए। इसलिए रस मंजरी के लेखक कौन है? केशवदास हैं, बिहारी हैं, देव हैं, या कौन है? या पदाकर हैं? तो इसके कौन है इसके रस मंजरी के लेखक कौन है? तो वो है हमारे केशव दास। ओके। ऑप्शन नंबर ए, केशव दास। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। समझदार की मौत निबंध किसका है? तो ये है हरिशंकर परसाई का। ओके। समझदार की मौत, याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, चांद पर के रचनाकार कौन है? तो कौन है? हरिशंकर परसाई है, प्रेमचंद है, बेनीपुरी है, द्विवेदी है। तो हरिशंकर परसाई है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य और कला किसकी रचना है? फटाफट से कर लेते हैं। साहित्य और कला किसकी रचना है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल की। साहित्य और कला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ओके। सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के कौन है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, हरिशंकर परसाई। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार कौन है? महात्मा गांधी है, प्रेमचंद है, पंत है, प्रसाद है। तो ये क्या है? महात्मा गांधी। शिक्षा का उद्देश्य, इसके निबंधकार कौन है? महात्मा गांधी है। ओके। चलते हैं, दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इसके बाद हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामधारी सिंह दिनकर, पंत, प्रसाद और चौथा ऑप्शन है बच्चन। तो इनके कौन है? दिनकर। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, प्रसाद है, निराला है, पंत है। तो आंसर हो गया हमारा मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक, तो इसके हैं अज्ञे, तार सप्तक के संपादक। ओके, चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी कौन सा समास है बच्चों? इसमें तत्पुरुष है, द्वंद्व समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, कौन सा है? तत्पुरुष। पंचवटी, इसमें द्विगु नहीं है, इसमें है पंचवटी में कौन सा समास? तत्पुरुष। ठीक है, आगे चलिए। गौर का तत्सम क्या है? गौर का तत्सम क्या है? तो गौर का तत्सम क्या होगा? गौर। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, संस्कृत। और तद्भव कौन से होते हैं? तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से जिनका हिंदी में अनुवाद हो जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं हम? तद्भव। और तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तभी शब्द का भेद क्या है? तो यह है अवयव। तभी शब्द का भेद क्या है? अवयव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खरगोश तेज दौड़ता है, तेज क्या है इसमें? तो तेज है इसमें क्रिया विशेषण। ठीक है, तेज क्या है? क्रिया विशेषण। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। ओके, देखो वन लाइनर क्वेश्चन है बेटे, इन्हें जो है एक बार में पढ़ो, आंसर दो, फटाफट आगे बढ़ो। ठीक है, बिहारी किस युग के कवि हैं? बिहारी हैं रीतिकाल के। ठीक है, इसके बाद दीप शिखा काव्य संग्रह किसका है? तो यह है महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 25। निष्कपट में उपसर्ग कौन सा है? निष्कपट में नि उपसर्ग है, कौन सा है? नि। ठीक है, निस कौन सा है? निस उपसर्ग है, निष्कपट में निस उपसर्ग है। जैसे निराकार होता, निराकार, तो निराकार में उपसर्ग कौन सा होता? नि। क्या होता? नि। जैसे अधिकार होता, तो अधिकार में उपसर्ग क्या होता? अधि। समझ गए? ठीक है, इसके बाद महापुरुष में कौन सा समाज है? महान पुरुष। महान पुरुष कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, ध्यान रखें। करुण रस का स्थायी भाव बताओ। करुण रस का शोक, करुण रस का शोक, शोक मनाना, करुण रस का स्थायी भाव हो गया। ओके, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है बिल्कुल, इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। नेक्स्ट है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? प्रेम सागर। प्रेम सागर को खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। नेक्स्ट, जलज में कौन सा समास है? जलज में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जलज में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है बच्चों, ध्यान रहे। ये रिवीजन, फास्ट रिवीजन है। आप जो है एक बार में 100 के 100 MCQ करके जाओ, इनमें से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ओके, चलिए। हल्दी का तत्सम क्या है? हल्दी का तत्सम, हल्दी का तत्सम है हरिद्रा। क्या है? हरिद्रा। ओके, आम का पर्यायवाची बताओ। आम का पर्यायवाची होता है बच्चों डी। ए और सी दोनों, मतलब फल भी है, रसाल भी है। और आम का पर्यायवाची क्या होगा? मतलब ए और सी दोनों। फल तो ये है ही, लेकिन इसने पूछा है पर्यायवाची, ए और सी दोनों है। ठीक है, रसाल भी है और आम्र भी है। ओके, चलो। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। ये क्या है? कहानी। ओके, गीतावली के कवि कौन है? गीतावली के कवि कौन है? तो तुलसीदास जी गीतावली के कवि हैं। मतलब कहने का ये है, गीतावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो तुलसीदास जी के द्वारा। ओके, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश। ओके, इसके बाद मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? तो मधुशाला के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। ओके, हरिवंश राय बच्चन, ये हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी। अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 38वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है, जो प्रगतिवादी कवि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक यथार्थ। प्रगतिवादी काव्य की मुख्य विशेषता क्या होती है? सामाजिक यथार्थ। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यशोधरा के रचयिता कौन है? यशोधरा, इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। इसके बाद रसखान ने किस भाषा में रचना की? रसखान ने की ब्रज भाषा में रचना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीतिकाल की काव्य भाषा कौन सी है? रीतिकाल की काव्य भाषा है ब्रज भाषा। सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से रिवीजन करा रहा हूँ। रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल को वो आदिकाल भी कहा जाता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से। ठीक है। महादेव वर्मा की रचना इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो नीरजा महादेव वर्मा की रचना है इनमें से। ठीक है, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ जाओ 44वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 44, साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के रचयिता, साकेत किसकी रचना है? तो साकेत है भैया मैथिली शरण गुप्त की रचना, मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, कामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद जी की, मुंशी प्रेमचंद जी की। गोदान हो, गबन हो, ठीक है, ये दोनों किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। ओके, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? देखो ये आ गया मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। इसके बाद है निर्मला के लेखक कौन है? निर्मला, निर्मला के प्रेमचंद है, प्रसाद है, पंत है, या फिर बच्चन है? तो इनके हैं निर्मला के भी क्या है? मुंशी प्रेमचंद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 सॉरी 49, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? तो रामधारी सिंह दिनकर ये शामिल नहीं है। ओके, बाकी ये भी प्रसाद भी है, पंत भी है और महादेवी वर्मा भी है। इसके बाद आंसू किसकी रचना है? आंसू, आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रश्मि रथी के लेखक कौन है? रश्मि रथी, रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मि रथी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। तो उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी, उर्वशी है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। एक दो बार अगर रिपीट करके वीडियो देख लोगे तो सारे ये याद हो जाएंगे आपको। ओके, इसके बाद 53, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, चलिए नेक्स्ट, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? तो कबीर है भैया हमारे भक्ति काल के कवि। किसके? भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के। ओके, कबीर। नेक्स्ट, सूरदास किस भक्ति से जुड़े हुए हैं? तो सूरदास है भैया सगुण भक्ति से। किससे? सगुण भक्ति से। ध्यान रखना, सूरदास किससे किस भक्ति से जुड़े हुए हैं? सगुण से। कबीर किस भक्ति से जुड़े हुए हैं? निर्गुण से। कबीर किस भक्ति से जुड़े हुए हैं? निर्गुण भक्ति से। ठीक है। इसके बाद मीरा किसकी उपासिका थी? मीरा थी कृष्ण की उपासिका। ठीक है, कृष्ण की उपासिका। ठीक। रामचरितमानस किस भाषा में है? तो रामचरितमानस है भैया अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास ने इसकी रचना की थी, और ये कौन सी भाषा में भैया? अवधी भाषा में। ठीक है। चलिए, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता है सूरदास जी। ठीक है। ठीक। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। बीजक किसकी रचना है? कबीर की। ठीक है। रहीम किस काल के कवि हैं? रहीम है भैया हमारे ये भक्ति काल के। रहीम किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दोहा किसकी मात्रा है? दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में होती हैं 24 मात्राएं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं। ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव बताओ। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्वभाव उत्साह, साहस, हिम्मत। तो साहस, उत्साह होगा वीर रस का स्थायी भाव। ओके। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताओ। श्रृंगार रस का, श्रृंगार का रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कहा जाएगा रति। रति को कहते हैं हम प्रेम भी कहा जाता है इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव बताओ। भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव बताओ। ये हो जाएगा भय। ठीक है। रोद रस का स्थायी भाव बताओ। रोद रस, तो रोद रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा क्रोध। ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव बताओ। शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा निर्वेद। ठीक है, शांत रस का निर्वेद। चलिए नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल, कमल का पर्यायवाची होगा बच्चों पंकज। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज। ठीक है। इसके बाद आकाश का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश, अंबर, नभ, गगन। तो ये हो जाएगा गगन। ये हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची। ओके। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार का मतलब उजाला। ठीक है। अंधकार का मतलब प्रकाश या फिर उजाला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ए और सी दोनों।
धनी का विलोम क्या है? धनी मतलब गरीब, धनी मतलब कंगाल, धनी मतलब गरीब भी है, निर्धन भी है, कंगाल भी है, तीनों है। तो इसका हो जाएगा हमारा डी, डी ऑप्शन से सभी, गरीब भी, निर्धन भी, कंगाल भी। जल का तत्सम क्या है? जल, जल का तत्सम जलीय, जल का तत्सम जलीय, मतलब जल को संस्कृत में भी क्या कहा जाएगा? जली कहा जाएगा। आग का तत्सम क्या है? आग को इसमें क्या कहते हैं? अग्नि, संस्कृत में क्या कहते हैं? आग को अग्नि, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ये क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विद्यालय में कौन सा समास है? विद्यालय में कौन सा समास है? तो विद्या जमा आलय, विद्या जमा आलय, दोनों पद प्रधान है। जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो क्या होता है? तत्पुरुष, क्या होता है? तत्पुरुष, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो गया इसमें। नील कमल, नीला है कमल, नीला है कमल, कर्मधारय समास, ठीक है। नीलकमल, नीला है कमल। इसके बाद माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता, माता पिता में है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में माता और फिर पिता, ठीक है। जात पात अगर ऐसा आ जाए तो भी उसमें क्या होगा? द्वंद्व समास। हार जीत, मतलब एक तरह से विलोम सा है, जैसे जात पात, माता, माता का विलोम क्या हो जाएगा? पिता। एक तरह से अगर जो विलोम आए उनके बीच में ही आए तो वहां द्वंद्व समास होता है, समझ गए। ऊंच नीच, जैसे ये क्या हुआ? ऊंच, ऊंच नीच, तो इसमें कौन सा समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। तो द्वंद्व समास की पहचान है, अगर बीच में ही आ जाए ये वाला योजक चिन्ह तो उसमें क्या हो जाएगा? ये द्वंद्व समास हो जाएगा, समझ गए। आगे चलो, राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष, ठीक है। 77। इसके बाद ये क्या कह रहा है? नीलकंठ में कौन सा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ में कुछ तो किसी तीसरे की बात हो रही है। नीला है कंठ जिसका, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरे की बात होती है, बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। नीला है कंठ जिसका, तो नीलकंठ किसका होता है? नीलकंठ किसका होता है? बताओ, इसे कमेंट्स बॉक्स में बताना, लेकिन इसका आंसर होगा ये। चलिए, वह कौन सा भेद है? वह कौन सा शब्द भेद है? तो वह कौन सा शब्द भेद है भैया? सर्वनाम है। वह, यह, ठीक है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सुंदर कौन सा भेद है? सुंदर, सुंदर मतलब विशेषता बता रहा है सुंदर होने की, सुंदर मतलब विशेषता बता रहा है सुंदर होने की, सुंदर मतलब विशेषता बता रहा है सुंदर होने की, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये विशेषण हो गया। विशेषण किसे कहें? जो विशेषता बता हुआ, ठीक है। आगे बढ़ो, दौड़ना कौन सा शब्द है? दौड़ना, ये दौड़ना जो है कौन सा शब्द है? दौड़ने में क्या हो रही है? क्रिया ही तो हो रही है भाई, दौड़ने में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। 81। अब आते हैं 82। बहुत किस प्रकार का शब्द है? बहुत किस प्रकार का शब्द है? तो बहुत है भैया परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, बहुत बहुत सारा हो गया ना, ठीक है। धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक, ठीक है। यहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? यहाँ, तो यहाँ में जो है वो कह रहा है स्थानवाचक, यहाँ मतलब यहाँ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यही इसी जगह, तो मतलब स्थानवाचक को। ओके, चलते हैं। आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आज, तो आज का मतलब है समय से, मतलब अभी की बात हो रही है। काल, काल मतलब समय। आज किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कालवाचक, ठीक है। और कौन सा अवयव है? और कौन सा अवयव है? तो यह है समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है। इसके बाद अरे कौन सा अवयव है? अरे विषम्य बोधक, ये है विषम्य बोधक, ये चिन्ह आ रहा है ना, ये विषम्य बोधक का चिन्ह है, ठीक है। चलिए 88। लेकिन कौन सा अवयव है? लेकिन, लेकिन कौन सा अवयव है? लेकिन है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अवयव, ओके, इन्हें ध्यान रखोगे। चलिए, के लिए का अवयव है, के लिए कौन सा अवयव है? तो यह है संबंध बोधक, संबंध बोधक। ही कौन सा अवयव है? ही कौन सा अवयव है? तो ही है हमारा निपात, ही क्या है हमारा? निपात, ओके। आगे किस ऐतिहासिक आंदोलन से जुड़े हैं? तो आगे जुड़े हैं भैया हमारे, किस आंदोलन से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं प्रयोगवाद, किससे जुड़े हैं? प्रयोगवाद से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतिकाल,
ये नई कविता का संबंध किससे है? नई कविता का संबंध किससे है? तो ये है प्रयोगवाद से। ठीक है, नई कविता का संबंध प्रयोगवाद से है। दिनकर किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? दिनकर माने जाते हैं भैया राष्ट्र कवि। कैसे? राष्ट्र कवि। ओके। पंत किस आंदोलन से जुड़े हैं? सुमित्रानंदन पंत की बात हो रही है, तो ये जुड़े हैं छायावाद से। ठीक है, आगे निराला किस युग के कवि हैं? निराला, ठीक है, निराला है हमारे छायावाद युग के। ठीक है भैया। प्रेमचंद किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो प्रेमचंद है उपन्यास और कहानी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। गोदान का मुख्य विषय क्या है? गोदान का मुख्य विषय है किसान जीवन। किसान जीवन। महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं? तो महादेवी जो वर्मा है वो है भैया हमारी छायावाद की। महादेवी वर्मा किसकी है? छायावाद। ठीक है। इसके दिनकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? दिनकर की प्रसिद्ध कृति है हमारी रश्मि रथी। रश्मि रथी। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कौन सी है हमारी? ये है कामिनी। ठीक है, ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, और ये थे 100 MCQ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100 MCQ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और इनको करने के बाद आप जो है ऐसा महसूस करोगे कि जैसे हमने हिंदी के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, और आपको ये क्वेश्चन दिलाएंगे, बिल्कुल जीत की तरफ ले जाएंगे, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है रट कर जाना, रट्टा मार दो इनका। ठीक है, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय कक्षा 10 के लिए, और ये पॉइंट्स में लिखूंगा मैं, पॉइंट्स में। जीवन परिचय कैसे लिखना है ये आपको मैं सिखाऊंगा कि जीवन परिचय जो है कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए जीवन परिचय की तरफ चलते हैं। जीवन परिचय कैसे करना है, देखो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले लिखना है पॉइंट बना के उसका उनका जन्म, जिन कभी पूछा गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के समरिया गांव में हुआ था। कौन सा गांव था? समरिया। 23 सितंबर 1908 को। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। ओके, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, परिवार के बारे में सेकंड पॉइंट क्या बनाना है आपको? परिवार। इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम क्या था? मनरूप देवी था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, इसलिए इनका लालन पालन माता ने किया। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था, और उनका लालन पालन किसने किया था? माता ने किया था। ओके, तो 23 सितंबर को 1908 को इनका जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय में। बेगूसराय जिले का नाम है, और समरिया है गांव। ओके, शिक्षा क्या है भैया हमारी? उनकी शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा उनकी कहाँ हुई? गांव में हुई। आगे की पढ़ाई मोकामा हाई स्कूल से हुई। ठीक है, उच्च शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। पटना में जो कि बिहार में ही है, वहाँ से विश्वविद्यालय से जो यूनिवर्सिटी होती है उससे प्राप्त की। इन्होंने इतिहास, राजनीति और दर्शन विषयों का अध्ययन किया। ओके, ये हो गई इनकी शिक्षा। ठीक है भैया, इसके बाद चलते हैं नौकरी और कार्य। ठीक है, प्रारंभ में शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया, टीचर थे। बाद में बिहार सरकार में प्रचार विभाग में इनकी नौकरी लग गई। ठीक, वे राज्यसभा के सदस्य भी थे। ठीक है, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ठीक है, तो ये किसके सदस्य थे? राज्यसभा के। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, ठीक है, और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। ठीक है, क्या रहे? कुलपति, जो वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी में, भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति रहे, और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक विशेषताएं क्या कह रही? पांचों पॉइंट बना के लिखना है बच्चों, पॉइंट बना के। ठीक है, दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उनकी कविताओं में देशभक्ति, वीरता और सामाजिक चेतना का भाव मिलता है। वे ओज और वीर रस के महान कवि थे। इस प्रकार से आपको पॉइंट बना के लिखना है, ताकि आपको पूरी की पूरी मार्क्स मिल सके, और आपको जो है एक भी नंबर ना कटे। इसके बाद छठा पॉइंट क्या है? रश्मि रथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, रेणुका और ठीक है सामधेनी। ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में क्या कितनी लिखनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7 रचनाएं तो जरूर लिखनी पड़ेंगी। ये प्रमुख 7 रचनाएं हैं जो कि किनकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। इसके बाद गद्य रचना। गद्य रचना में संस्कृति के 4 अध्याय। ये क्या है इनकी? गद्य रचना। ओके, 7 पुरस्कार और सम्मान। ठीक है, 7वां पॉइंट क्या है हमारा? पुरस्कार और सम्मान। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में मिला। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की बात हो रही है। ठीक है, उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और उनकी मृत्यु 8वें पॉइंट में क्या करना है? मृत्यु बतानी है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ।
ठीक है, 24 अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हो गई। ओके, या इनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान क्या रहा इनका? दिनकर जी हिंदी साहित्य के महान कवि थे और उनकी रचनाएं आज भी देशभक्ति और प्रेरणा का स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है 9 पॉइंट बनाने। पहला यहाँ पे देखो लास्ट में साहित्य में स्थान लिखना है। मृत्यु कब हुई? 24 अप्रैल 1974 को। 1972 में इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला। ठीक है, इनकी रचनाएं ये थी उर्वशी, सबसे इंपॉर्टेंट, रश्मि, रथी, कुरुक्षेत्र। ठीक है भैया। और ये वीर रस के महान कवि थे, वीर रस के महान कवि थे। साहित्यिक विशेषता ये थी। अब इनकी जो है नौकरी और कार्य कहाँ की? इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में नौकरी की और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी रहे। ठीक है, 20 संस्कृत के क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको जो है बोर्ड में जाते मिलेंगे। 20 में से 2 आएंगे आपके, 2 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इन्हें भी कर लो, 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, आरुणि क्या आसीत? आरुणि गुरु भक्त है, शिष्य आसीत, ऐसे लिखना है। हिंदी अर्थ है आरुणि गुरु का भक्त शिष्य था। ठीक है, दूसरा है आरुणि किमर्थम क्षेत्रे स्थित वनम, वन स जलपावहम, इसका आंसर क्या है? निवारयुतम क्षेत्रे स्थित वनम, मतलब है पानी के बहाव को रोकने के लिए खेत में लेट गया था। ओके, चलिए तीसरा है प्रश्न है हमारा, गुरु अरुणम किमर्थ आव्यत? गुरु तस्य कुशलम ज्ञातुम आहुत है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, गुरु ने उसकी कुशलता जानने के लिए उसे बुलाया। क्यों बुलाया था? कुशलता जानने के लिए। चंद्रशेखर क्या आसीत? चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी आसीत, मतलब चंद्रशेखर एक महान क्रांतिकारी थे। इसके बाद 5वां, किमर्थम आजाद इति नाम अकरोत? स स्वतंत्र प्रिय आसीत, अतः आजाद इति नाम अकरोत। वे स्वतंत्रता प्रेमी थे इसलिए उन्होंने अपना नाम आजाद रखा। ओके, चलिए मैत्री केन वर्धते? मैत्री केन वर्धते? मैत्री प्रेमणा विश्वासेन च वर्धते, मित्रता प्रेम और विश्वास से बढ़ती है। इसका आंसर है ये। ठीक है, 7वां, मैत्री कदा नश्यति? असत्येन विश्वासघातेन च मैत्री नश्यति, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, झूठ और विश्वासघात से मित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए वीर क्या भवती? यह निर्भय साहसी च भवती स वीर भवती, जो निडर और साहसी होता है वही वीर होता है। वीर केन पूज्यते? वीर सर्वे जने पूज्यते, वीरों को सभी लोग पूजते हैं। ठीक है, माता किम भवती? माता गुरुतरा भवती, माता गुरुतरा भवती, माता सबसे महान होती है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, प्रश्न है पिता क्या आसीत? पिता गुरुवे इव मान्य भवती, मतलब पिता गुरु के समान सम्मान्य होते हैं। पिता क्या भवती, मतलब पिता क्या होता है? पिता गुरु के समान सम्मान्य होता है। ठीक है, इसके बाद विद्यार्थी कथम सफल भवती? विद्यार्थी परिश्रम सफल भवती, यानी कि विद्यार्थी परिश्रम से सफल होता है। प्रश्न क्या है हमारा, आलस्य परिणाम क्या है? आलस्य नाश भवती, आलस्य क्या है? विनाश का कारण होता है। ठीक है, या आलस्य विनाश होता है। 14वां क्वेश्चन है हमारा, वृक्षा फलानी छाया च ददती? वृक्ष फल और छाया देते हैं, वृक्ष फल और छाया देता है। वृक्ष किम ददती? वृक्ष फलानी छाया च ददती, ये आंसर लिखना है। पर्यावरण रक्षणम किमर्थम आवश्यकम? जीवन से संरक्षणाय पर्यावरण रक्षणम आवश्यक, जीवन की रक्षा के लिए पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है। ठीक है, तो भैया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें करके जाना अगर पूरे नंबर लेने हैं तो। समस्या महत्वकम किम? समय अमूल्यम अस्ति, समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, क्या सफल भवती? ठीक है, कौन सफल होता है? यह समय से सदुपयोग करोती से सफल भवती, जो समय का सही उपयोग करता है वही सफल होता है। ओके, इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, प्रश्न शिक्षा किम ददाती? शिक्षा ज्ञान संस्कारम च ददाती, शिक्षा ज्ञान और संस्कार देती है। ओके, इसके बाद है सत्यम फलम किमम? सत्यम फलम किम? सत्यात जय भवती, सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक, 20वां क्या श्रेष्ठ गुण है? सदाचार क्या श्रेष्ठ गुण है? अच्छा सदाचार सबसे श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है और वीडियो को शेयर कर देना।